नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश 3 साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मंत्री से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। न केवल वो एक पॉलिटिशियन है, केंद्र में मंत्री हैं, बल्कि एक ट्रेन पायलट है और उसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। वो इकलौते ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सुखोई विमान को पायलट के तौर पर उड़ाया है। ये उनका पैशन है, लेकिन राजनीति भी और अपने मंत्रालय का काम भी उनका दूसरा सबसे बड़ा पैशन है। और शायद वही उनकी पूरी लाइफ का ध्येय ये है कि जो काम उनको सौंपा गया है उसे वो बहुत बेहतर तरीके से कर सके। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट लाइफ का ध्येय ये है कि जो काम उनको सौंपा गया है उसे वो बहुत बेहतर तरीके से कर सके। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट नया कॉन्सेप्ट था, नरेंद्र मोदी जी ने नया मंत्रालय बनाया। सब मंत्रालयों को 3 साल हो चुके हैं पूरे, आपको 2.5 साल हुआ है, आपको थोड़ा कम वक्त हुआ है। तो इस दौरान कितने लोग ट्रेन हुए और कितनों को जॉब मिला है? क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग महत्वपूर्ण नहीं है, जॉब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा संशोधन कर दूं। सबसे पहले तो आपके साथ बात करने का मौका मिला। सब मंत्रालय को 3 साल हुआ है, मुझे 2.5 साल हुआ है। ये संशोधन करने की आवश्यकता है। सभी मंत्रालय भारत में पिछले 50 से 60 वर्ष से थे, हमारा मंत्रालय 2.5 वर्षों से है। स्किल पहले भी था और ऐसा नहीं कि स्किल का काम हमने जो शुरू किया है वो बिल्कुल ही नया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पहले विभाग का गठन किया और विभाग के बाद इसे अलग मंत्रालय का दर्जा दिया और इस देश के पहले मंत्री होने का मुझे जिम्मेदारी दी गई। और ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल मैं अपने आप से करता था कि आखिर कौशल क्या है। और लेकिन आज 2.5 वर्ष के बाद दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मंत्रालय की स्थापना करके कम से कम कौशल का मानक क्या हो, कौशल की परिभाषा क्या हो, कौशल किसके लिए है और कौशल कैसे किया जाए, इन 4 चीजों के बारे में मेरी समझ तो बन गई और मैं अब देश को भी ये मानक बताने की स्थिति में हूं। आप जानते हैं कि इस देश में जैसे कि मैंने कहा कि कौशल कोई नया विषय नहीं था। कौशल आज तक शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था और 60-65 वर्षों में पहले इस विभाग का नाम शिक्षा विभाग था, बाद में उसको मानव संसाधन किया गया और मानव संसाधन करने के समय उसके साथ कौशल चला। लेकिन आपके हमारे जैसे लोग जो बड़े होते थे उनका कौशल से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता था। कौशल शब्द ही बहुत ही सम्मानित शब्द नहीं माना जाता था। शिक्षा, मैं IAA हूं, मैं BA हूं, मैं BSc हूं, मैं PhD हूं, मैं MBA हूं, इसका ही एस्पिरेशन का एक नेटवर्क भारतवर्ष में बना। और शिक्षा का बायस तो नहीं कहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी प्रायोरिटी नहीं थी। अब आप पूछेंगे कि कौशल क्या है? कौशल वो सब कुछ है जो आपके आसपास है लेकिन आपने उसकी कभी पहचान नहीं की। आज आप मेरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने ये माइक्रोफोन लगाया, जिसने ये कपड़ा बनाया, जो लाइटमैन हमारे और ऊपर आपके ऊपर रोशनी, जो वीडियोग्राफर आज कैमरा ऑपरेट कर रहा है, जो अभी स्नैपशॉट लेकर के उसको डेवलप करेगा, जो ड्राइवर आपको यहां तक लेके आया है, ये सब उस श्रेणी के लोग हैं जो कौशल की श्रेणी में हैं, जो औपचारिक रूप से कहीं जिसका रिकॉग्निशन नहीं था, जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है, सरल बनाता है, कामयाब बनाता है, वो सब कौशल है। और यही कौशल की कल्पना करके आज हमने इस मंत्रालय की बात की। आपने दूसरा सवाल किया जॉब के बारे में। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जॉब इतनी बड़ी मात्रा में भारत में है जिसको आज हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे आंकड़े तो ये नहीं बताते हैं कि आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तो मेरा काम, मेरे मंत्रालय का काम जॉब क्रिएट करना नहीं है। मेरे मंत्रालय का काम है कि जिस जॉब के लिए ट्रेन्ड मैन पावर की आवश्यकता हो उसके लिए कौशल उपलब्ध करा के उस व्यक्ति को वर्कफोर्स में डाला जाए। अगर आज तक इस देश में पेंटर जो हमारी दीवार को सजाता है, वॉलपेपर लगाता है, बिल्डिंग को रंगता है, कहीं भी उसके औपचारिक प्रशिक्षण का व्यवस्था नहीं था। हाँ, कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती थी वो नहीं। प्लम्बर जो चाहे वो सोमानी हो, चाहे और भी प्लम्बिंग कंपनियां हो, ये अपने तरफ से प्लम्बर की ट्रेनिंग करते हैं। आज इस देश में लगभग 60 लाख प्लम्बर हैं, लेकिन कोई भी प्लम्बर किसी औपचारिक संस्था में काम करके आज तक प्लम्बिंग, जो आप सुबह सुबह अपने वॉशरूम में जाते हैं, अपने टॉयलेट में जाते हैं, आपके किचन में टैप लगा हुआ है, टैप से पानी चू रहा है या पानी ठीक से लगा है, ये सब उस व्यक्ति का भी औपचारिक। अगर मैं उसे ट्रेन करके उसको सिस्टम में डालता हूं तो वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि
कौशल विकास असंगठित क्षेत्र के लोगों के हुनर की तैयारी का है। सवाल ये भी है कि अनस्किल लोगों को स्किल कौन करे। जैसे कोई प्लम्बिंग सीखना चाहता है तो कुछ देश ऐसे हैं जहां प्रोफेसर ऑफ प्लम्बिंग होगा, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर प्रोफेसर जो हो राजमिस्त्री के लिए होगा। हमारे देश में इन चीजों को माना जाता है कि बिलो स्टैंडर्ड है। कोई आदमी इंजीनियर ही बनना चाहता है या आईटी की लाइन में ही जाना चाहता है, डॉक्टर ही बनना चाहता है, लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस होती है। तो इस स्किल्ड लोगों को जो स्किल सीखने आ रहे हैं उनको स्किल्ड बनाने के लिए क्या आपके पास इनफ ट्रेनर हैं? आपने कई सारे सवाल किए और आपने काफी अध्ययन कर लिया और अब मेरे लिए आसान है सबको समझाना। आपने कहा कि इस देश में आज 18 लाख इंजीनियरिंग की सीट से 8 लाख खाली हैं, 10 लाख जो इंजीनियर निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। आपने कहा कि कोई अपने आप को स्किल नहीं मानता, स्किल बनाना नहीं चाहता है, क्यों सब लोग चाहते हैं कि आईए बीए एमए पीएचडी करें और बड़े बड़े इम्तिहानों में प्रवेश करने के लिए, दाखिला के लिए। हमारे देश में फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो ट्रेनिंग था वो आईटीआईज के तहत था। देश में 13,000 आईटीआईज हैं और उस 13,000 आईटीआईज में लगभग 23 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये आज से नहीं, वर्षों से। आज की तारीख में 23 लाख। 127 ट्रेड की ट्रेनिंग होती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर करते हुए सब सारी। आपको जान के आश्चर्य होगा, और जिन लोगों ने भी इस देश को चलाया, कितना बड़ा धोखा इन बच्चों के साथ किया। ये परिभाषा हुआ कि जो कुछ नहीं कर सकता वो आईटीआई में भर्ती हो जाए। क्यों? क्योंकि आईटीआई में अगर 8वीं के पास उस बच्चे को भेजा जाता है कि आप 2 साल का कोर्स करो और 10 आईटीआई का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 के बाद आईटीआई का कोर्स करो। इन बच्चों को न 10वीं की मान्यता थी न 12वीं की मान्यता थी। यानी कि यदि आपने जीवन में आईटीआई कर लिया तो आप भविष्य में आगे की कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई परीक्षा नहीं दे सकते हैं और एलिजिबल भी नहीं है कुछ परीक्षाओं के लिए। हाँ, जो इस बार हम लोगों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर 10वीं में आने वाले आईटीआई के बच्चों के लिए और 12वीं में आने वाली आईटीआई के बच्चों के लिए उनके कोर्स में थोड़ा संशोधन किया है और आज 23 लाख बच्चों को 10वीं का और 12वीं का इक्विवेलेंस देने की तैयारी शुरू हो गई है। और पिछले वर्ष नेशनल ओपन स्कूल के तहत हम लोगों ने परीक्षा कराया और लगभग 450 बच्चे, पहली बार देश में आईटीआई के बच्चों को 10th और 12th का सर्टिफिकेट मिला। यह नीतिगत निर्णय कभी नहीं हुआ। दूसरा, देश में पहले पॉलिटेक्निक एआईसीटीई के तहत था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटेक्निक को भी कौशल के साथ जोड़ा है। तो शॉर्ट टर्म स्किलिंग, जो 8वीं में जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उसको एनएसक्यूएफ के तहत, जिसके बारे में आपने चर्चा की, उसकी ट्रेनिंग, 10th फॉर्मल ट्रेनिंग आईटीआई, 10th और 12th के बाद 1 साल का डिप्लोमा। और जो आदमी हाथ से काम करता है पहले दिन इलेक्ट्रीशियन का, वो आईटीआई में भी दाखिला ले सकता है, +2 आईटीआई का भी जा सकता है और उसके बाद डिप्लोमा भी ले सकता है। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 साल का और कोर्स करे। जो आदमी ड्रॉप आउट होकर के इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता है वो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकता है। ये वर्टिकल हम लोगों ने देश में बना दिया है। अब अंतिम कड़ी बचा हुआ है। मेरी बातचीत चल रही है कि एआईसीटीई के तहत 2 वर्षों का अगर हम और उस बच्चे को पढ़ा दें तो वो ग्रेजुएट इंजीनियर होकर के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होकर निकले, जिसको हाथ से बिजली के तार जोड़ने का काम जानता होगा, मोटर रिपेयर करने का काम जानता होगा, वही इस देश में प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर भी बन सकता है। ये हमने शुरू कर दिया। 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल करने का लक्ष्य है और 2022 तक 10 करोड़ जॉब भी क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये बड़ा अपहिल टास्क है जिसको बोलते हैं। देखिए, ये 40 करोड़ आप कई सारे आर्टिकल्स, मैं जब इस मंत्रालय में आया तो मुझे बार बार 40 करोड़। देखिए, 40 करोड़ एक सांकेतिक विषय है जो हम 400 मिलियन लोगों को कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनकी बात कही है। 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण करना दुनिया में कभी एक अभियान के तहत, ये हमने शुरुआत की है उसके निकट पहुंचने का। ये हमारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन हम कहें कि वो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा कि 400 मिलियन पीपल को आप 3 साल में, परंपरागत तौर से अगर शिक्षा के साथ 68 वर्ष में क्लासरूम में मोबाइल रिपेयर का, टीवी रिपेयर का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का काम होता रहता, जिस तरह से हमने शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बना के किया है, शायद ये लक्ष्य पूरा हो पाता। आज आप 68 साल के बाद इस लक्ष्य को रख रहे हैं, लेकिन इसको पूरा करने की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खासकर युवा दीवाने हैं और युवाओं को ये लगता है कि उनमें एक होप दिखाई देती है, उनमें एक उम्मीद दिखाई देती है। क्या बीजेपी इस कंसर्न को बड़ी अच्छी तरह समझती है कि अगर हमने इनकी एस्पिरेशंस को पूरा ना किया, इनको इनके हाथ में कोई काम न दिया, इनको सिखाया नहीं, तो ये युवा बूमेरंग भी कर सकते हैं, उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं या भटक भी सकते हैं? क्या बीजेपी चुनौती तो है।
और सिर्फ एक युवा नहीं, किसान भी है, महिला भी है, दिव्यांग भी है, सब लोगों को लेकर हम चल रहे हैं। हमारी सरकार की नैरेटिव बदल चुकी है और पहला दिन से हमने तय किया था कि जो हमने कमिटमेंट किया है, तो हमारे सरकार का संकल्प है गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, असहाय, दिव्यांग, महिलाओं के लिए हमारी सरकार है और हम इसके लिए एकदम संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, देश 29 राज्य, आधा दर्जन यूनियन टेरिटरी, सबको मिलकर साथ चलना, और इसलिए हमने कौशल विकास के मामले पहले तो हम केंद्र में अपना सिस्टम बनाए, अब राज्य सरकारों के साथ एंगेजमेंट करें, और मैं कह सकता हूं कई सारे राज्य सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम जैसे बात करें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर में नई चीजें भारत में भी खुल रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल जॉब्स बंद हो रहे हैं जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके चलते। तो आप कैसे देखते हैं इन इंटरनेशनल चुनौतियों से निपटना, इनकी दिशा में काम करना, इन चीजों को कुछ तथ्य हैं, और दुनिया भर के आईटी जगत में अगर दुनिया की आईटी चल रही है तो भारतीय हैं, चाहे यहां से जाकर के उन्होंने किया हो, वहां का सिटीजनशिप ले लिया हो, और आज भी जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हाई एंड आईटी जॉब्स, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है, उसमें दुनिया भर की नीतियों के कारण परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आजकल जीएसटी भारत में लागू होना है, जो 1 जुलाई से रोल आउट हो रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ी उपलब्धि आज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का है, तो हमें कम से कम 4 लाख ऐसे लोग चाहिए जो कंप्यूटर पर बैठ करके कंपनियों का, छोटे व्यापारियों का, व्यवसायियों का डेटा एंट्री कर सके। उस पर हमें 3 लाख तो वैसे बच्चे पैदा करने हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, जो आईटी का काम सीख सकें। इसलिए ये कहना कि हाई एंड आईटी में हो सकता है संकट है, लेकिन जो एंट्री लेवल आईटी जॉब्स हैं, जो मैक्सिमम लोगों को सिखा करके लाया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का अभाव मुझे नहीं दिख रहा है। हमने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, आपने बड़े तफसील से समझाया भी किस तरह से आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स पर आए तो 2014 में चुनाव हुए थे, 2019 में आने में 2 साल बाकी, यानी 3 साल सरकार ने अपनी पूरे कर लिए हैं और 2 साल बाकी हैं। आखिरी साल लोग कहते हैं कि इलेक्शन ईयर हो जाता है, कई सारी चीजों पर, कई सारी बातों पर लोग इलेक्शन मोड में चले जाते हैं, काम के मोड में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है। क्या आपको लगता है कि 2019 में जिस महागठबंधन की बात हो रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक हो जाए, आपको उसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, एक तो कहना कि 2019 नहीं, हमने तो 2022 तक की पूरी योजनाओं का कार्य स्वरूप बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन की बात की है, और हम इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि हमें वोट से जोड़ करके आगे बढ़ना है, हम काम से जोड़ करके बढ़ रहे हैं। और अगर इस देश की सरकार, हमारी तो राज्य सरकारें नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी राज्य सरकार नहीं थी, फिर भी एक उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ी बहुमत 325 सीटों के साथ पहली बार ऐतिहासिक रूप से दिया। आखिर में क्यों? वहां तो हमारी सरकार नहीं थी। एक बड़ा भरोसा आज भी देश के लोगों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कायम है, उस आस्था का परिणाम है। और हम काम जो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, जो भारत की सरकार के अधीनस्थ योजनाएं हैं, जो हमारा सोच है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारे काम करने का तरीका है, ये सब कहीं ना कहीं जहन में सामान्य लोगों को जा रहा है और एक विश्वास है, और उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। आपके राज्य की पॉलिटिकल हैपनिंग की बात करें तो आजकल जो सबसे बड़ा मसला है कि लालू यादव के परिवार पर आईटी रेड होती है, कई सारे 1000 करोड़ का स्कैंडल निकलता है, एक मॉल पर काम रोक दिया जाता है जिसमें एनवायरमेंट के नियमों और बाकी नियमों का वायलेशन हो रहा है। लालू कहते हैं ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है और कई सारी और बातें कहते हैं, लेकिन इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई बीजेपी सरकार का कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है लालू के खिलाफ? पहले अगर चारा घोटाला में वही लोग जो अब उनके सरकार में समर्थक हैं, चाहे वो ललन जी हो या तिवारी जी हो, ये सब लोगों ने, तो ये लोग हैं जो पिटिशनर हैं लालू जी के उस चारा घोटाले, उसमें केस हुआ, जेल गए। आज मैं अगर छपरा से सांसद हूं तो उनकी पत्नी मेरे खिलाफ श्रीमती राबड़ी देवी चुनाव लड़ती हैं। बहुतों को ये अब याद भी नहीं रहता होगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ता हूं, क्योंकि लालू जी की छवि के सामने मेरी छवि कहां कामयाब होगी? मुझे कौन याद रखेगा कि मैं छपरा से हूं, सारण से हूं और पिछले 30 साल से वहां की राजनीति कर रहा हूं। लालू जी के बारे में ये कहना कि आश्चर्य है। मेरे राजनीतिक जीवन का पूरी जवानी और मध्यावस्था निकल गया। मैं 15 साल लालू जी के साथ मेरे जीवन का ले गए बिहार की राजनीति में, और 15 साल नीतीश कुमार ले गए, और फिर भी बिहार की जनता ने तय किया कि बड़ी मोहम्मद से उनको जिताएं। तो शायद लालू जी के साथ अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप हों, मॉल के आरोप हों, चारा घोटाले, ये तो बिहार की जनता की महानता है कि ऐसे हमारे बड़े नेताओं को चुनते हैं और उनकी आस्था है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन लालू जी कहते हैं, आपकी तरफ इशारा करके, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया जब उनके खिलाफ आईटी रेड हुई, उन्होंने कहा
बीजेपी को गठबंधन का नया साथी मुबारक हो। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन जुड़ रहा है, जुड़ने की कोशिश हो रही है? बाद में भले लालू जी ने कह दिया कि लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ट्वीट में उनकी जो डर था या उनका जो फ्रस्ट्रेशन था वो नजर आया। देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है और नीतीश जी क्या प्रयास कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से हमें जानकारी नहीं है। और मैं समझता हूं कि बिहार ने उनको भी देख लिया है, बहुत दिन लालू जी को भी देख लिया है। शायद उत्तर प्रदेश की तरह अगर विकल्प ढूंढ ले तो बेहतर होगा, क्यों फिर से खिचड़ी पकाए। तो आपको लगता है कि 2019 में आप एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ जाएं, इसकी संभावना बेहद कम? मुझे तो नहीं लगता है और होना भी नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन अगर पार्टी की कोई राय बनती है तो मेरी जानकारी में, लेकिन अभी तक पार्टी की ऐसी औपचारिक कोई राय बनी है मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसलिए कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जो हमें बता रहे थे कि वाकई में, लेकिन इसलिए कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जो हमें बता रहे थे कि वाकई में सरकार की नजर में स्किल का क्या मतलब है, कौशल का क्या मतलब है और उनका क्या प्लान है आने वाले सालों के लिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर पूरी देश की नजरें लगी हुई हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और स्किल डेवलपमेंट सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 2019 तक ये सरकार कहां तक पहुंचती है स्किल डेवलपमेंट के मामले में। हमारी इस खास पेशकश में 3 साल मोदी सरकार में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।